curfew has been reimposed in Indian-administered Kashmir after protests on Friday against the removal of the region's autonomous status. तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से होगा। 5 अगस्त 2019 सिर्फ कुछ घंटों के अंदर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा चैप्टर बदल गया जिसे कई लीगल एक्सपर्ट्स लगभग इम्पॉसिबल मानते थे। आर्टिकल 370। India's government has made a significant move to take direct control of the state of Kashmir. But there is this demand for restoring the statehood for Jammu and Kashmir, and that of course is continuing to grow. एक ऐसा आर्टिकल जिसे हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद एक कंडीशन लिखी थी, और प्रॉब्लम ये थी वो कंडीशन कभी पूरी ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जिस इंस्टीट्यूशन की रिकमेंडेशन मांग रहा था वो 62 साल पहले ही खत्म हो चुका था। तो फिर आर्टिकल 370 हटा कैसे? क्या गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हिडन लूपहोल मिल गया था, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही एक ऐसा रास्ता छुपा था जिसे 70 साल तक किसी ने देखा ही नहीं? और अगर गवर्नमेंट का ये कैलकुलेशन एक भी जगह गलत होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे ऑपरेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता था? आज की कहानी आर्टिकल 370 के फेवर या अगेंस्ट होने की नहीं है। ये कहानी है इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पजल की, और हर पजल की तरह इसका आंसर भी कई छोटे छोटे क्लूज में छुपा था। Tourists and Amarnath Yatra pilgrims continue to leave the Kashmir Valley after the government's advisory एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? 1947 ब्रिटिश एम्पायर इंडिया छोड़कर जा रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। आज का इंडिया तब तक बना ही नहीं था। पूरा सबकॉन्टिनेंट सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरी तरफ 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स। हर स्टेट का अपना राजा, अपना झंडा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश जा रहे थे, इसलिए अब हर राजा को खुद फैसला करना था इंडिया या पाकिस्तान और या फिर इंडिपेंडेंट। ज्यादातर रूलर्स ने जल्द ही अपना डिसीजन ले लिया, लेकिन एक राजा था जो किसी भी कैंप में जाना नहीं चाहता था, महाराजा हरि सिंह, जम्मू एंड कश्मीर के रूलर। उन्होंने सोचा अगर कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे तो शायद दोनों नए देशों के बीच बैलेंस बना रहेगा। ये डिसीजन उनके लिए प्रैक्टिकल तो था, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक वार्निंग थी। पाकिस्तान की लीडरशिप को लग रहा था अगर हरि सिंह ने थोड़ा और वक्त लिया तो शायद कश्मीर हमेशा के लिए भारत के पास चला जाएगा। और इसीलिए अक्टूबर 1947 में हजारों ट्राइबल फाइटर्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कश्मीर की तरफ बढ़ने लगे। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड था कि इन फाइटर्स को पाकिस्तान का सपोर्ट था। पाकिस्तान ने इसे ट्राइबल अपराइजिंग बताया और डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी, कश्मीर अब नेगोशिएशन का नहीं, बैटलफील्ड का मुद्दा बन चुका था। ट्राइबल फाइटर्स तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, बारामूला तक पहुंच भी चुके थे। लूटमार की रिपोर्ट्स आ रही थी। महाराजा हरि सिंह को समझ आ गया कि उनकी स्टेट फोर्सेस इस अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी, और तब उन्होंने दिल्ली को मैसेज भेजा, हमें मिलिट्री हेल्प चाहिए। दिल्ली का जवाब एक लाइन का था, इंडियन आर्मी तभी आएगी जब जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बनेगा। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट साइन करना था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 26 अक्टूबर 1947 हरि सिंह ने साइन कर दिए। अगले ही दिन इंडियन आर्मी श्रीनगर एयरफील्ड पर उतर चुकी थी और कश्मीर की लड़ाई का डायरेक्शन बदल गया। यहाँ तक ये कहानी काफी सीधी लगती है, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होते ही जम्मू एंड कश्मीर बाकी इंडियन स्टेट्स की तरह पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन सच कुछ और था। हरि सिंह ने भारत को सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स दिए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। बाकी पावर्स फ्यूचर के लिए छोड़ दी गई। उस वक्त ये सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी टेम्पररी अरेंजमेंट के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पजल जन्म लेने वाली थी, और उस पजल का नाम था आर्टिकल 370। अब सवाल ये था, कश्मीर भारत के साथ आ चुका था, लेकिन किस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू? उस वक्त भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अभी लिखा जा रहा था और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर अब भी पूरी तरह डिसाइड नहीं हुआ था। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की जिम्मेदारी मिली एन गोपालास्वामी अयंगर को। उन्होंने एक आर्टिकल प्रपोज किया, ना परमानेंट ना फाइनल, बस एक ब्रिज। जब तक जम्मू एंड कश्मीर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर खुद डिसाइड ना कर ले, तब तक भारत और कश्मीर का रिलेशनशिप इसी ब्रिज के थ्रू चलेगा।
और इसी ब्रिज का नाम था आर्टिकल 370। आयरनी देखिए, उस वक्त किसी ने इस आर्टिकल पर ज्यादा डिबेट ही नहीं की, क्योंकि सबको लग रहा था ये कुछ सालों का अरेंजमेंट है और फिर ये खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल के अंदर एक लाइन लिखी गई, सिर्फ एक लाइन, जो अगले 70 साल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन करेगी। प्रेसिडेंट आर्टिकल 370 को मॉडिफाई या इनऑपरेटिव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसकी रिकमेंडेशन दे। उस वक्त ये क्लॉज बिल्कुल लॉजिकल लगता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली थी और सबको यकीन था वो अपना काम खत्म करेगी, रिकमेंडेशन देगी और ये आर्टिकल हिस्ट्री बन जाएगा। लेकिन हिस्ट्री को कुछ और मंजूर था। 1957 जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब हिस्ट्री बन चुकी थी और उसके साथ एक सवाल भी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन इसी असेंबली की रिकमेंडेशन मांगता है और असेंबली अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आर्टिकल 370 का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा? उस वक्त किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था और धीरे धीरे एक बिलीफ पूरे देश में बन गया, आर्टिकल 370 अब कभी नहीं हटेगा। लेकिन यहीं पर एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। आर्टिकल 370 को हटाया नहीं जा सकता था, फिर भी वो हर कुछ सालों में बदल रहा था। कैसे? जवाब छुपा था उसी आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल 370 सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस नहीं देता था, वो एक रास्ता भी देता था। उसके एक क्लॉज के मुताबिक राष्ट्रपति स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई कर सकते थे। और अगले कुछ दशकों में इसी पावर का बार बार इस्तेमाल हुआ। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सालों तक ये प्रोसेस चलता रहा। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इमरजेंसी से जुड़े कई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और 300 से ज्यादा सेंट्रल लॉज एक एक करके जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंचने लगे। अगर कोई सिर्फ आर्टिकल 370 का टेक्स्ट पढ़ता तो उसे लगता कश्मीर और भारत के बीच बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल गैप है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। हर नए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ ये गैप थोड़ा और छोटा होता जा रहा था। आर्टिकल 370 एक दीवार कम और एक दरवाजा ज्यादा बन चुका था और इसी दौरान 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने इस डिबेट को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। उस ऑर्डर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया प्रोविजन ऐड हुआ, आर्टिकल 35A। आज भी बहुत लोग आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोनों अलग थे। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप डिफाइन करता था और आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर को ये डिसाइड करने की पावर देता था कि परमानेंट रेजिडेंट कौन होगा। और इसी डेफिनेशन के बेसिस पर जमीन खरीदने के राइट, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, स्कॉलरशिप्स और कुछ दूसरे स्पेशल बेनिफिट्स तय किए जाते थे। सपोर्टर्स कहते थे ये कश्मीर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। क्रिटिक्स कहते थे एक ही देश के सिटीजन्स के बीच अलग अलग लीगल राइट्स देना इक्वालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। ये डिबेट टीवी स्टूडियो से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन चाहे आर्टिकल 35A पर जितनी भी डिबेट हुई हो, एक चीज कभी नहीं बदली। आर्टिकल 370 का असली लॉक अब भी वही था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और इसीलिए हर गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, आर्टिकल 370 पर पॉलिटिकल स्पीचेस तो देती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन कोई नहीं लेता था, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स का मानना था कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद इसका एग्जिट डोर बंद कर दिया है। और फिर लगभग 6 दशक बाद एक इलेक्शन हुआ, ऐसा इलेक्शन जिसने आर्टिकल 370 को डायरेक्टली टच नहीं किया, लेकिन उस इलेक्शन के रिजल्ट्स आगे चलकर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का डायरेक्शन बदलने वाले थे। 2014, नियरली 6 डिकेड्स पास्ट, गवर्नमेंट चेंज्ड, प्राइम मिनिस्टर चेंज्ड, चीफ मिनिस्टर चेंज्ड, लेकिन आर्टिकल 370 वहीं का वहीं रहा। हर इलेक्शन में इसका जिक्र होता, लेकिन दिल्ली के अंदर भी एक बात लगभग एक्सेप्ट की जा चुकी थी, इस आर्टिकल को पॉलिटिकली चैलेंज किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं। और फिर 2014 जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट्स आए, लेकिन किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी दूसरे नंबर पर। यहाँ तक सब नॉर्मल था, क्योंकि दोनों पार्टीज एक दूसरे की पॉलिटिकल ऑपोजिट्स मानी जाती थी। पीडीपी का फोकस था जम्मू एंड कश्मीर को ज्यादा ऑटोनॉमी, डायलॉग, रीजनल आइडेंटिटी। दूसरी तरफ बीजेपी सालों से एक ही बात ओपनली कहती आ रही थी, आर्टिकल 370 को खत्म होना चाहिए। अब सवाल था, क्या ये दोनों कभी साथ आ सकते हैं? पॉलिटिकल एनालिस्ट का जवाब था, मुश्किल।
लेकिन नंबर्स आइडियोलॉजी से ज्यादा पावरफुल निकले। गवर्नमेंट बनाने के लिए दोनों पार्टीज ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, एजेंडा ऑफ अलायंस। ये सिर्फ कोalition अग्रीमेंट नहीं था, ये एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था। दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया जिन मुद्दों पर सहमत हैं उन पर साथ चलेंगे और जिन मुद्दों पर गहरा मतभेद है उन्हें फिलहाल टच नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, उस अग्रीमेंट में आर्टिकल 370 को हटाने की कोई इमीडिएट प्लानिंग नहीं थी और शायद इसी वजह से बहुत लोगों को लगा कि बीजेपी ने अपना सबसे पुराना प्रॉमिस फिलहाल साइड पर रख दिया। मार्च 2015 मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर बने, कोalition चल पड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर ये पार्टनरशिप उतनी स्टेबल नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। फिर जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद का देहांत हो गया। कुछ हफ्तों तक स्टेट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में रहा। उसके बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी। कोalition बच गई, लेकिन भरोसा धीरे धीरे कम होने लगा। सिक्योरिटी सिचुएशन, गवर्नेंस, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और कश्मीर को लेकर दोनों पार्टीज की प्रायोरिटीज बार बार टकराने लगी। एक कोalition सिर्फ नंबर से नहीं चलती, ट्रस्ट से भी चलती है और वही ट्रस्ट अब टूटने लगा था। फिर आया जून 2018, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सिर्फ कुछ मिनट के अंदर बीजेपी ने अनाउंस कर दिया कि वो कोalition से अपना सपोर्ट वापस ले रही है। गवर्नमेंट गिर गई, महबूबा मुफ्ती ने रेजिग्नेशन दे दिया। उस वक्त टीवी चैनल्स पर हेडलाइन चल रही थी, कोalition कोलैप्स। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का गिरना नहीं था, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल लागू हुआ। पहली नजर में ये रूटीन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस लगता है, लेकिन इसी रूटीन प्रोसेस के अंदर वो पहला लीगल मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ जो एक साल बाद आर्टिकल 370 की कहानी का डायरेक्शन बदलने वाला था। उस वक्त ना ऑपोजिशन को इसका अंदाजा था, ना मीडिया को, ना शायद वैली में रहने वाले आम लोगों को। सबको लग रहा था ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल क्राइसिस है, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग इसे पॉलिटिकल क्राइसिस की तरह नहीं देख रहे थे, वो इसे देख रहे थे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉर्चुनिटी की तरह। और इसी पॉइंट से कहानी पॉलिटिक्स से निकलकर एक केयरफुली प्लान कॉन्स्टिट्यूशनल ऑपरेशनल में बदल जाती है। लेकिन गवर्नमेंट गिर जाना काफी नहीं था, अभी भी आर्टिकल 370 तक पहुंचने के रास्ते में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल दीवार खड़ी थी और उसे तोड़ने के लिए गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अनएक्सपेक्टेड पेज खोलना था, आर्टिकल 367। जून 2018 गवर्नर्स रूल, कुछ महीने बाद प्रेसिडेंट्स रूल। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर की पावर पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर रही थी। ये स्टेप पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब भी बाकी थी। याद है, इस कहानी के शुरुआत में मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक कंडीशन रखता था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और वो असेंबली 1957 में ही खत्म हो चुकी थी। तो पार्लियामेंट चाहे जितनी पावरफुल हो, वो उस असेंबली की जगह कैसे ले सकती थी? इसी सवाल ने सालों तक आर्टिकल 370 को ऑलमोस्ट अनटचेबल बनाए रखा और शायद इसी वजह से बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का मानना था कि आर्टिकल 370 को पॉलिटिकली चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन लीगली रिमूव करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को पढ़ ही नहीं रही थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक दूसरा पेज पढ़ रही थी, एक ऐसा पेज जिसका नाम शायद ज्यादातर इंडियंस ने कभी सुना भी नहीं था, आर्टिकल 367। अगर आर्टिकल 370 इस कहानी का ताला था, तो आर्टिकल 367 उसकी चाबी नहीं था, वो था चाबी ढूंढने का तरीका। आर्टिकल 367 राइट्स के बारे में बात नहीं करता, ना इलेक्शंस के बारे में, ना कश्मीर के बारे में, इसका नाम कुछ और है। ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए शब्दों को कैसे समझा जाए, और गवर्नमेंट ने इसी जगह अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई। ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को पहले नहीं बदला, उसने पहले आर्टिकल 370 को पढ़ने का तरीका बदला। ये डिफरेंस सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजी इसी एक डिफरेंस पर खड़ी थी। लेकिन एक लीगल स्ट्रेटेजी बना लेना और उसे ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करना दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल मूव बिना प्रिपरेशन के किया होता, तो कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती थी। इसीलिए 5 अगस्त से पहले सिर्फ दिल्ली में फाइल्स नहीं चल रही थी, वैली में भी एक बहुत बड़ी प्रिपरेशन चल रही थी। लेट जुलाई 2019 एक के बाद एक एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर भेजे जाने लगी। ऑफिशियल रीजन बताया गया सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, लेकिन नंबर्स नॉर्मल डिप्लॉयमेंट से काफी ज्यादा थे। मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू हो गई, क्या पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ने वाली है? क्या कोई बड़ा टेरर इनपुट मिला है? क्या अमरनाथ यात्रा पर थ्रेट है? लेकिन असली वजह अभी भी किसी को नहीं पता थी। 2 अगस्त 2019 गवर्नमेंट ने एक अनप्रेसिडेंटेड एडवाइजरी जारी की, अमरनाथ यात्रा तुरंत रोक दी गई। पिलग्रिम्स और टूरिस्ट को जितनी जल्दी हो सके वैली छोड़ने के लिए कहा गया।
ऑफिशियल स्टेटमेंट में टेरर थ्रेट का जिक्र था, लेकिन पूरे कश्मीर में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर होने क्या वाला है। 3 अगस्त रूमर्स हर तरफ फैल चुकी थी। कोई कह रहा था वॉर होने वाली है, कोई कह रहा था आर्टिकल 35A पर फैसला आने वाला है। कुछ लोग इमरजेंसी सप्लाई स्टोर करने लगे, मार्केट में पैनिक बाइंग शुरू हो गई, लेकिन दिल्ली अब भी पूरी तरह चुप थी। 4 अगस्त द नाइट बिफोर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे वैली खामोश होने लगी। इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, लैंडलाइंस एक एक करके बंद होने लगे। कई पॉलिटिकल लीडर, जिनमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और बाद में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे, प्रिवेंटिव डिटेंशन या हाउस अरेस्ट में रख दिए गए। गवर्नमेंट का कहना था ये सब किसी भी संभावित हिंसा को रोकने के लिए किया गया है। क्रिटिक्स ने कहा ये डेमोक्रेटिक राइट्स पर एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था। ये डिबेट आज भी जारी है। इसी दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल खुद कश्मीर पहुंच गए। अगले कुछ दिनों में उनकी कई तस्वीरें सामने आई, जहां वो लोकल लोगों से बात करते, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स करते और सिचुएशंस मॉनिटर करते हुए नजर आए। गवर्नमेंट के लिए अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिया जाए तो उसके बाद वैली में वायलेंस न फैलने पाए। 5 अगस्त 2019 सुबह जब श्रीनगर में लोग उठे तो कश्मीर पहले जैसा नहीं था। सड़कों पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स थे, स्कूल्स बंद थे, मार्केट्स बंद थे, कम्युनिकेशन लगभग पूरी तरह रुक चुका था। और इसी वक्त दिल्ली में पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला था। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बदलने वाली है। 5 अगस्त 2019 सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर साइन किया। नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 या CO 272। अगर आप उस दिन हेडलाइंस देखते तो लगता आर्टिकल 370 हटा दिया गया, लेकिन असल में अभी तक आर्टिकल 370 किसी ने टच भी नहीं किया था। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन वाले फ्रेमवर्क में एक नई एक्सप्लेनेशन ऐड करी थी और उस एक्सप्लेनेशन ने कहा जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 370 में जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में पढ़ा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली धीरे धीरे डिसॉल्व होकर लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाता है। सिर्फ 3 शब्द बदले, लेकिन उन 3 शब्दों ने पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वेशन बदल दी। अब एक नया सवाल खड़ा हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस वक्त भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो रिकमेंडेशन कौन देगा? और यही पूरी प्लानिंग का आखिरी पीस फिट होता है। याद कीजिए प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल चेन अब पूरी हो चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इंटरप्रिटेशन के थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुकी थी। लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स प्रेसिडेंट्स रूल में पार्लियामेंट के पास आ चुकी थी और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल चेन के बेसिस पर गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से रिकमेंडेशन ली। यही वो मोमेंट था जहां 62 साल पुरानी लीगल पजल पहली बार सॉल्व होती हुई दिखाई दी। लेकिन अभी भी आर्टिकल 370 फॉर्मली इनऑपरेटिव नहीं हुआ था, उसके लिए एक और ऑर्डर बाकी था। और अगले कुछ घंटों में पार्लियामेंट के अंदर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। होम मिनिस्टर अमित शाह खड़े हुए और सिर्फ कुछ मिनट बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होने वाला था। इनसाइड पार्लियामेंट लगभग किसी को पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजी का अंदाजा नहीं था। सबको पता था कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कितना बड़ा ये सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। होम मिनिस्टर अमित शाह खड़े हुए और फिर राज्यसभा में एक के बाद एक 3 डॉक्यूमेंट्स टेबल किए गए। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, दूसरा आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव करने का रेजोल्यूशन और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। 3 डॉक्यूमेंट्स, 3 अलग लीगल स्टेप्स, लेकिन एक ही ऑब्जेक्टिव, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बदलना। उस पल ऑपोजिशन बेंचेस से तुरंत सवाल उठने लगे, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है? जब स्टेट असेंबली ही नहीं है तो कंसेंट किसने दी? क्या प्रेसिडेंट्स रूल का इस्तेमाल इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के लिए किया जा सकता है? ये सिर्फ पॉलिटिकल ऑब्जेक्शंस नहीं थे, ये वही लीगल क्वेश्चंस थे जो कुछ साल बाद सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में भी गूंजने वाले थे। गवर्नमेंट का जवाब भी उतना ही सीधा था। उनका कहना था कॉन्स्टिट्यूशन के हर स्टेप को फॉलो किया गया है। प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर की पावर एक्सरसाइज कर रही थी। आर्टिकल 367 के थ्रू इंटरप्रिटेशन बदली गई और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस कंप्लीट किया गया। डिबेट घंटों तक चली, कई स्पीचेस हुई। कुछ एमपीज ने इसे इंडिया की यूनिटी का अधूरा चैप्टर पूरा होना बताया। दूसरों ने इसे इंडियन फेडरलिज्म के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट कहा। पार्लियामेंट 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के बीच बढ़ गई थी, लेकिन आखिर में डिसीजन स्पीचेस से नहीं, नंबर से होता है। राज्यसभा में वोटिंग हुई, रिजोल्यूशन पास हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी पास हो गया। अगले दिन लोकसभा ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी।
और उसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल मैप ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैप भी बदल गया। पहली बार पुराना स्टेट 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हुआ, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। लेकिन अगर अब आप सोच रहे हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो नहीं, असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। क्योंकि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होना एक बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने मेजॉरिटी काफी नहीं होती। अब फैसला जजेस को करना था। अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप को भी वैलिड मान लेती तो पूरी लीगल चेन टूट सकती थी। और इसीलिए 5 अगस्त 2019 की कहानी पार्लियामेंट में खत्म नहीं हुई, वो शिफ्ट हो गई इंडिया के सबसे बड़े कोर्ट रूम में। अब सवाल आर्टिकल 370 का नहीं था, सवाल था क्या गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया था या कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेच कर दिया था। दिसंबर 2023, लगभग 4 साल बाद, इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में से अपना फैसला सुनाने वाली थी। ये सिर्फ आर्टिकल 370 का केस नहीं था, ये सवाल था कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। पिटिशनर्स का कहना था गवर्नमेंट ने एक इम्पॉसिबल कंडीशन को इंटरप्रिटेशन के थ्रू बाईपास कर दिया। जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन मांगता था, उसकी जगह कोई और इंस्टीट्यूशन कैसे आ सकता है। उनका मानना था अगर ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया गया तो फ्यूचर में भी कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को डेंजरसली एक्सपेंड किया जा सकता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल अलग था। उनका कहना था जम्मू एंड कश्मीर कभी भी एक सोवरेन कंट्री नहीं था जो इंडिया के साथ ट्रीटी बेसिस पे जुड़ा हो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद वो भारत का हिस्सा था। आर्टिकल 370 सिर्फ एक ट्रांजिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था, परमानेंट नहीं। और प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स एक्सरसाइज करने का अधिकार दिया था। इसलिए पूरा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर ही किया गया। 11 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनैनिमस वर्डिक्ट दिया। आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव करने की प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल थी। कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 अपने नेचर में टेम्पररी था और जम्मू एंड कश्मीर बाकी इंडियन स्टेट से अलग कोई इंटरनल सोवेरेंटी रिटेन नहीं करता था। लेकिन कोर्ट ने एक और बात भी कही, जम्मू एंड कश्मीर को एप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेटहुड रिस्टोर किया जाना चाहिए और असेंबली इलेक्शंस जितनी जल्दी हो सके कराए जाने चाहिए। यानी लीगल डिबेट एक तरफ सेटल हो गई, लेकिन पॉलिटिकल डिबेट आज भी खत्म नहीं हुई। आज भी कुछ लोग कहते हैं 5 अगस्त 2019 इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन का दिन था। दूसरे कहते हैं ये फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक कंसेंट के लिए टर्निंग पॉइंट था, जिसकी डिबेट अभी भी बाकी है। और शायद इसीलिए आर्टिकल 370 की कहानी सिर्फ लॉ की कहानी नहीं है, ये इंडिया की डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सिक्योरिटी और आइडेंटिटी सब की कहानी है। याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था, एक ऐसा आर्टिकल जिसे हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक ऐसे रिकमेंडेशन मांगता था जो देने वाली इंस्टीट्यूशन 62 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो फिर आर्टिकल 370 हटा कैसे? जवाब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं था, जवाब था 70 साल तक बनती हुई एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेन। 1947 हरि सिंह का सिग्नेचर, 1949 आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट, 1957 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का खत्म होना, 1954 से शुरू हुए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, 2018 प्रेसिडेंट्स रूल, 2019 आर्टिकल 367 की इंटरप्रिटेशन और फिर पार्लियामेंट। अलग अलग देखोगे तो ये सिर्फ लाइव इवेंट्स लगेंगे, लेकिन जब इन सबको एक साथ जोड़ते हो तब समझ में आता है कि 5 अगस्त 2019 एक दिन में नहीं हुआ था, उस दिन सिर्फ लास्ट मूव हुआ था। हिस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हम अक्सर उस दिन को याद रखते हैं जब सब कुछ बदला, लेकिन असल कहानी हमेशा उन छोटे डिसीजंस में छुपी होती है जो सालों पहले लिए गए। आर्टिकल 370 भी एक दिन में पैदा नहीं हुआ था और एक दिन में खत्म भी नहीं हुआ। 1947 में एक महाराजा ने एक कागज पर साइन किए। शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि उस सिग्नेचर का आखिरी चैप्टर 76 साल बाद लिखा जाएगा। और उस चैप्टर में ना टैंक्स चल रहे थे, ना बॉर्डर्स बदल रहे थे, ना कोई जंग हो रही थी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द एक नए तरीके से पढ़े जा रहे थे। और कभी कभी हिस्ट्री बदलने के लिए बस इतना ही काफी होता है।